पिछले कई दिनों से देश भर के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर एरिया में अगेंस्ट 3 न्यू फार्म बिल्स। इसको लेके आपने काफी सारी फोटोज और वीडियोस देखे होंगे। मोर ओवर इस प्रोटेस्ट को इंडिया के बाहर भी लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन जब भी कभी दो पार्टी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो पॉलिटिक्स हो या कॉर्पोरेट, तो दोनों पार्टी को एक मिडिल ग्राउंड पे आना होगा जिससे वो सिचुएशन को सॉल्व किया जाए। अगर आप चाहते हो कि आपका ही सिर्फ 100% सुना जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित पटेल और इस वीडियो में हम सिर्फ लॉजिकल बात करेंगे और इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। मोर ओवर इसको हम एक कानून की नज़र से भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये 3 फार्म बिल समझना चाहते हो जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो मैं ऑलरेडी ये वीडियो में उसको कवर कर चुका हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। और फार्मर्स ने जो न्यू एमएसपी लॉ डिमांड किया है उसको हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में कवर करेंगे। अभी थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि फार्मर्स की डिमांड क्या है। फार्मर्स चाहते हैं कि 3 न्यू फार्म बिल्स को वापस ले लिया जाए, जिसमें से फर्स्ट है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो सीधी बात करता है होर्डिंग के बारे में। ये लॉ एक्चुअली में ट्रेडर्स के लिए है और ना कि फार्मर्स के लिए। ये लॉ कहता है कि ट्रेडर्स अनलिमिटेड स्टॉक तक अपना स्टोरेज कर सकते हैं और जब भी कभी ये स्टोरेज की वजह से या स्टॉकिंग की वजह से प्राइस राइज होंगे तो सरकार इसमें इंटरफियर करेगी और स्टॉक लिमिट लगा देगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फार्मर को इससे कोई इश्यू नहीं होगा। दूसरा है फार्मर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट बिल, जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। पिछले 30 सालों से पेप्सिको जैसी कंपनी अपने लेज और अंकल चिप्स के लिए पर्टिकुलर साइज के पोटैटो को ग्रो करने के लिए फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती आ रही है, जिसमें उनको अश्योर्ड प्राइस दिया जाता है। मोर ओवर उनको सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल और ऑनगोइंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे उनका स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन रहे। अभी ये छोटे लेवल पर हो रहा है और सरकार चाहती है कि इसको बड़े लेवल पर ले जाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को फायदा हो सके। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिल सकती है कंज्यूमर कोर्ट से। ये इस साल के एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कंफर्म होता है, इन केस नंदन बायोमेट्रिक्स लिमिटेड वर्सेस अंबिका देवी में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर अंबिका देवी के फेवर में कहा था कि वो एक कंज्यूमर है और वो कंज्यूमर एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है, तो इसको फार्मर अपनी ताकत की तरह यूज कर सकता है। तो 2 बिल में से एक बिल है जो उन पर लागू नहीं होता और दूसरा है जो उनके फेवर में है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो सारा प्रोटेस्ट ये एफपीटीसी लॉ के अगेंस्ट ज्यादा है, विच स्टैंड्स फॉर फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इधर फार्मर्स थोड़ा लूपहोल बता रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से अगर एपीएमसी बंद हो गया तो उनके हाथ से एमएसपी निकल जाएगा, जिसको हम सब पॉइंट 2 में कवर करेंगे। लेकिन एफपीटीसी लॉ पर पहला अपोज ये है कि क्या गवर्नमेंट एपीएमसी और स्टेट मार्केट में होने वाले सेल्स पे लॉ बना सकती है क्या, मीनिंग यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स की बात हो रही है। तो इसका आंसर है हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 स्टेट और यूनियन के पावर को 3 सेक्शन में डिवाइड करता है, जिसकी इंफॉर्मेशन विद पेज नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट है स्टेट लिस्ट, जहां पर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। सेकंड है यूनियन लिस्ट, जहां पर सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है। और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। और यहाँ पर सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है, यानी सुपीरियर प्रूव होता है। अभी स्टेट लिस्ट की एंट्री 14 में आपको एग्रीकल्चर मिलेगा और एंट्री 28 में मार्केट और फेयर मिलेगा। तो सिर्फ इसको देखे तो सेंटर तो इस पर लॉ नहीं बना सकता, लेकिन यूनियन लिस्ट की एंट्री 42 इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स और एंट्री 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स, फॉडर, कॉटन और जूट, ये सेंटर को पावर देती है इस पर लॉ बनाने का। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, हम यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस पॉइंट पर सही है। अभी एक्सपर्ट्स इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि फार्मर एक बार अपना सेल कर दे, वहां तक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाद उस सेल का जो भी किया जाए वहां पर सेंट्रल लॉ बना सकती है, मीनिंग फर्स्ट सेल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड नॉट सेंटर। अभी ये पूरा इंटरप्रिटेशन का गेम है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ही है जो ये डिसीजन दे सकती है कि एक्चुअली में लॉ कहना क्या चाहता है। दूसरा अपोज ये है कि एपीएमसी का अभी मोनोपोली है कि आपको सिर्फ एपीएमसी में अपना प्रोड्यूस बेचना होता है। तो सरकार ने इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक फ्री मार्केट दिया है विदाउट टैक्स, फी और सेस,
जिससे आप प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स अपना मोनोपोली सेट कर देते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में BSNL और जियो के एग्जाम्पल से देखा था, तो स्टार्टिंग में तो ये आपको इतने अच्छे प्राइजेस देंगे कि कोई और कंपटीशन यहाँ पर टिक ही नहीं पाएगा, और एक बार सारा कंपटीशन हट गया तो वापस फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो ये आई थिंक एक वैलिड पॉइंट है, और अगर इसको अच्छे से सरकार के सामने प्रेजेंट किया जाए तो इस पर कुछ सॉल्यूशन आ सकता है। थर्ड और फाइनल डिमांड फार्मर्स का ये है कि MSP को किसान का अधिकार बना दिया जाए और C2 के बेसिस पर MSP को दिया जाए। तो इसको समझने के लिए पहले देखते हैं कि MSP क्या होता है और ये फिक्स कैसे होता है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस CACP रिकमेंड करता है MSP कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, जो फाइनल डिसीजन लेता है 23 क्रॉप्स पर जिस पर MSP दिया जाता है, जिसमें से 14 खारिफ क्रॉप होते हैं और 6 राबी क्रॉप होते हैं। इनके अलावा 3 जो है वो है शुगर केन, कोपरा और जूट, इन पर भी MSP दिया जाता है। अभी इन पर कितना MSP मिलेगा वो कैसे डिसाइड किया जाता है, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कंसीडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2018-2019, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का 1.5 टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ MSP दिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर शुगर केन के लिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 1000 रुपीज है तो उसका 1.5 टाइम्स मीनिंग 1500 रुपए आपको इन फॉर्म ऑफ MSP दिया जाएगा। अभी CACP को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे पता चलता है, तो वो फील्ड में जाके एनालिसिस नहीं करते, बल्कि द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो एक आंकड़ा रिलीज करती है जिसको ध्यान में रख के CACP कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को निकालती है। बस प्रॉब्लम यही है कि ये डेटा 2 या 3 साल के लैग में चलता है। अभी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं, A2, A2 प्लस FL और C2। A2 में जो कल्टीवेशन कॉस्ट कवर होता है वो है सीड, फर्टिलाइजर, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन एक्सेट्रा। A2 प्लस FL में FL का मतलब ये होता है कि अनपेड फैमिली लेबर, मीनिंग सपोज आपका खेत है और वो खेत में आप अपने फैमिली मेंबर के साथ काम करते हो, तो आप खुद को पे नहीं करोगे, ना ही आपके फैमिली मेंबर को पे करोगे। तो A2 प्लस FL में ये लेबर को भी कंसीडर किया जाता है। C2 में A2 प्लस FL के अलावा एक और फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। सपोज आप कल्टीवेशन के लिए लैंड रेंट पर लेते हो तो इसमें इस रेंट को भी जोड़ दिया जाता है, या फिर अगर आपने वो लैंड पर कोई लोन लिया है तो आप उसका इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो इंटरेस्ट को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपका A2 1000 है और FL 2 फैमिली मेंबर के हिसाब से 400 है और आप रेंट 1000 पे करते हो, तो आपका A2 हो जाएगा 1000, A2 प्लस FL हो जाएगा 1400 और C2 हो जाएगा 1000 प्लस 400 प्लस 1000 विच इज इक्वल टू 2400। तो अभी CACP A2 प्लस FL और C2 इन 3 में से किस पर 1.5 टाइम देता है इन फॉर्म ऑफ MSP, तो वो है A2 प्लस FL। सारे कैलकुलेशन A2 प्लस FL के बेसिस पर होते हैं, जिससे MSP डिसाइड होता है। अभी फार्मर्स की मांग ये है कि उनको MSP C2 के बेसिस पर दिया जाए और ना कि A2 प्लस FL के बेसिस पर। इस पर बात करने के लिए गवर्नमेंट ने फार्मर लीडर्स को बुलाया है, तो टाइम ही बताएगा कि उनको MSP C2 के बेसिस पर मिलेगा या नहीं, और MSP को क्या उनका एक लीगल अधिकार बना दिया जाएगा या नहीं। पर्सनली कहूँ तो मुझे इसमें कोई भी पॉजिटिव आउटकम दिखता नहीं है। तो ये थे फार्मर के डिमांड्स और पॉसिबल सिनारियो करंट फार्मर प्रोटेस्ट के। टाइम ही बताएगा कि इस पर क्या रिजल्ट आता है। लेट्स वेट एंड वॉच। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।